वही बात, सारा साल आपको बिजली में वो जो फ़ायदा देगा वो अलग से देगा, और आँखों के लिए भी आपके अच्छा है। थर्ड पॉइंट, एलईडी टीवी। लो जी, चौथा पॉइंट आ गया जी। चौथा पॉइंट ये है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये है वायरिंग सिस्टम। तो ये ज़रा थोड़ा सा ना पॉइंट समझने वाला है। इसको आप लोग समझ लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और अगर नहीं समझेंगे तो मेरे भाई, जैसे आप भर रहे बिजली के बिल भर रहे हैं इतने बड़े बड़े, आजकल तो बहुत बुरे हाल हैं भाई 2 3 4 महीनों से। तो ये चीज़ आप पिक कर लेंगे तो बच जाएंगे बहुत सी चीज़ों से। अच्छा, ये जो वायरिंग सिस्टम होता है ना, अगर आप घर नया बना रहे हैं या आपका पुराने घर में ऑलरेडी जो हुई है वो तो अब हुई है, वो तो मजबूरी है ना। और अगर जिसके पास पैसे हैं तो वो भी फ़ौरन से पहले ये काम कर ले, चेंज कर ले। वायरिंग सिस्टम जो है ना, ये आपके हर घर की बैकबोन होती है, ठीक है। इसमें वायरिंग सिस्टम में तो इतने धोखे हैं ना आजकल। मिसाल के तौर पर एक 329 की वायर है, जो हर स्विच बोर्ड में जो वायर आती है वो आलमोस्ट 329 की होती है। जो बल्ब, पंखा वगैरह या एक सॉकेट आपकी ऑन करती है, वो 329 की होती है। अब उसकी जो बिजली की अपना करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, उसकी निस्बत जो एक सिल्वर की होती है, ज़्यादातर सिल्वर ही की बिक रही है, क्योंकि लोग जाते हैं हमेशा सस्ते की तरफ। तो जब सस्ते की तरफ जाते हैं तो वो सिल्वर को चांद लग जाते हैं चार। तो लोग कहते हैं यार ये सस्ती भी है, चलो है भी एक जैसी दिखने में, नज़र आ रही, दिखने में एक जैसी होती है, लेकिन अंदर क्वालिटी का फ़र्क होता है मेरे भाई। सिल्वर की वायर लगाना ऐसे है जैसे आपने, मतलब है कि खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो हमेशा प्रेफर करें कॉपर वायर को। अच्छा, 329 की जो कॉपर की वायर है ना, वो 3 से 5 एम्पेयर जो है वो करंट कैरिंग, यानी वो अपने करंट पास करती है अपने वायर से। जबकि जो सिल्वर की वायर है, ये करंट इतना एक तो स्लो पास करती है, और दूसरा ये अक्सर स्पार्क होकर अंदर से जल जाती हैं। जो आजकल हर मेरे भी कई दोस्तों के घर में हर दूसरे दिन वायरिंग जली होती है भाई, वो सिल्वर की वायर होती है। और वो उसने चलना क्या है, वो चल बस उतनी देर चलती है जितनी देर चल रही है, कि जिस टाइम मर्ज़ी वो जवाब दे सकती है। तो इसीलिए इससे बचें, सिल्वर वायर ना यूज़ करें खुदा के लिए। ये वैसे भी नुकसानदेह है, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है तो वो अक्सर स्पार्क हो जाती है। हालांकि आप 329 की वायर पे अगर आप कोई हैवी से हैवी चीज़ भी चला लें, इस्त्री या इवन के एसी भी चल सकता है, तो वो कोई भी स्पार्क नहीं होगी अगर प्रॉपर कॉपर में है। अगर तो ये सिल्वर है तो उस पर तो इस्त्री भी पटाखा, यानी कि स्पार्क होकर जल जाती है वो वायर। तो इसी तरह फ़ौरन से पहले आपने, अगर नया घर बना रहे हैं तो कॉपर ही यूज़ करें। और कॉपर की वायर भी ऑथेंटिक बंदे से लेनी है, ऑथेंटिक ब्रांड की और ऑथेंटिक बंदे से। हर बंदा कॉपर की करके भी बेच रहा है, तो उससे बचना है आपने खुद। अच्छा, अब दूसरी तरफ जब आपने कोई इस्त्री के लिए घर में पॉइंट रखना है, या वॉशिंग मशीन, या किसी भी हैवी लोड के लिए, तो वो मेरा भाई 729 का आपने पॉइंट रखना है। इससे 729 का पॉइंट नए घर में अगर आप बना रहे हैं, पुराने तो चलो अब बन गए जो बन गए हैं, 729 का पॉइंट अलग से रखना है, ठीक है। इसमें जो करंट पासिंग कैपेसिटी होती है वो 5 से 10 एम्पेयर होती है, यानी कि इतना। अगर आप फिर वही बात, अगर सिल्वर में जाएंगे तो वो बहुत ही लो यानी कि होगी, और उसका रिज़ल्ट और उसका बिल, अगर आप किसी भी अपने इलेक्ट्रिशियन से पूछ लें कि यार वायरिंग, कॉपर वायरिंग और सिल्वर वायरिंग का बिल पे भी कोई असर पड़ता है, तो मेरे भाई अगर आपको वो सही होगा तो कहेगा यार वाकई असर पड़ता है। हम तो समझ लें कि ये इस काम में 24 घंटे रहते हैं, तो मेरे भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क। अगर कोई आपको ये कह नहीं पड़ता तो भाई उससे जान छुड़ा लें, बदल लें इलेक्ट्रिशियन अपना, कोई अच्छा प्रॉपर बंदा लगा लें। तो इसीलिए जहाँ पे आपने एसी के पॉइंट रखने हैं, 736 की तार यूज़ करनी है, वो 10 एम्पेयर से 20 एम्पेयर तक, यानी इससे भी आगे जाती है। तो ये भी आपने कॉपर में ही यूज़ करने। तो मेरे भाई ना जान छुड़ाया करें, थोड़े टाइम के लिए फ़ायदा देखते हैं आप लोग अपना, लाइफ टाइम फ़ायदा बिल का भी, और यानी कि तार ख़राब होने का भी। क्योंकि तार ख़राब होगी तो फिर अगर अंडरग्राउंड वायरिंग है तो आपने सारा वो अंडरग्राउंड दीवार भी ख़राब हो, फिर खर्चे कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। तो बचें इन चीज़ों से, एक दफ़ा यूज़ करें, कॉपर की वायर यूज़ करें, अच्छी लाइफ होती है, 20 25 30 साल से भी ज़्यादा लाइफ होती है। और अगर आप इसको कॉपर की वायर प्रॉपर कंपनी से या ऑथेंटिक बंदे से लेके एक दफ़ा डाल लें। ये पॉइंट हो गया। लो जी, छठा पॉइंट है मेरे भाई, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की बात है। वो गेन उसी के लिए जिसके लिए समझ है, जो ये समझना चाहता है, जो चाहता है बिलों से तंग है, वो चाहता है मैं यार मेरे बिल कम हो जाए,
और आधे से भी कम हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर इन बातों पे अमल कर ले। कोई इतना ख़ास ख़र्चा नहीं है, एक दफ़ा का ही है, थोड़ा कर लें जान छुट जाएगी चीज़ों की, लाइफ से भी और बिजली के बिलों से भी। अच्छा, बिलों के ऊपर अक्सर आपके जब बिल आते हैं तो उनकी बैक साइड पे लिखा होता है पीक आवर्स, यानी कि वो घंटे जिनमें बिजली के रेट डबल से भी ज़्यादा होते हैं, पीक आवर्स, जिसमें आप बिजली अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको जो उन पीक आवर्स में जो बिल आएगा वो डबल से भी ज़्यादा होगा। आसान अल्फाज में वो हमारे घर जो बिल आता है उसमें लिखा होता है कि शाम 5 से रात 11 बजे तक। तो मेरे भाइयों, शाम 5 अपने अपने अक्सर बिलों पे यही टाइम चलता है, बहरहाल बाकी अपने अपने बिलों पे देख लें। शाम 5 से रात 11 बजे तक कोई इस्त्री, कोई मशीन, हैवी चीज़ ना चलाएं, क्योंकि ये आप लोग कहते हैं कि यार क्या हुआ, उन्होंने बिल देख लिया बस मीटर में उसी हिसाब से यूनिट का बिल आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आजकल डिजिटल मीटर्स आए हुए हैं जो हर घर में लगे हुए हैं, जो एक चार्जर भी अगर मोबाइल का लगाएं तो वो चलना शुरू हो जाते हैं, उनमें उन्होंने ऑलरेडी एक सिस्टम सेट किया हुआ है जिसमें ये इन आवर्स में जो आपकी बिजली कंज्यूम होगी वो बिल उसी रेट पे ही आएगा, यानी डबल से भी ज़्यादा। तो इन घंटों में आप बिजली ज़्यादा ना इस्तेमाल किया करें, कम से कम इस्तेमाल किया करें। एसी भी हैं तो एसी भी आपको पता रात 10-11 बजे के बाद ही चलते हैं, तो कोशिश किया करें उससे रात 10-11 बजे के बाद ही चलाया करें। शाम 5 से रात 11 बजे तक ना चलाएं, कम से कम बिजली यूज़ किया करें। बिल आपको डबल से ज़्यादा आएगा, वो यूनिट आएंगे, ये ज़हन से निकाल दे कि नहीं आएंगे। तो ये एक पॉइंट ऐसा था कि आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। आपने अपने बिलों की बैक साइड पे देख लें, लिखे होंगे पीक आवर्स, ठीक है। तो इनमें ना चलाया करें अगर आपने बचना है सबसे, यानी कि ये भी अहम पॉइंट है। अच्छा जी, अब आ जाइए सबसे मेन घर की, हर घर की ज़रूरत एसी पे। ये जी देखें एसी एक चल रहा है, ये है ओरिएंट का 1.5 टन का आम एसी, जिसे आम एसी बोलते हैं, जो पहले चलते थे। आजकल तो इन्वर्टर चल रहे हैं ना। ये एक आम एसी है, ये 26 पे चल रहा है, ठीक है। इसमें और इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये देख लें, ये है आम एसी। अब मैं आपको दिखाऊंगा इन्वर्टर एसी। ये है जी दोस्तों इन्वर्टर, एक आम इन्वर्टर एसी, यानी कि ये पेल कंपनी का, वो पहले वाला ओरिएंट का था। अच्छा, ये एसी और उस एसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बिजली में। ये जो एसी हैं, इन्वर्टर एसी हैं, जो इनकी टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट है उनसे, क्योंकि इनमें जो कंप्रेसर लगे हुए हैं या इवन के इनमें जो जो चीज़ें भी लगी हुई हैं वो आम एसी से टोटली डिफरेंट है। इसके अंदर 2 किट्स आती हैं, एक अंदर इसके अंदर किट लगी होगी, एक बाहर आउटडोर में किट लगी होगी, जबकि उसमें ज़्यादातर में एक ही किट आई है। इनकी जो कंप्रेसर का जो मतलब एक वर्किंग पॉइंट है वो आम एसी और इससे, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखें, ये 27 पे ये ऑन हो गया। अच्छा, इस एसी ने जब ऑन होना है ना, जब चलना शुरू करना है, ये 4-5 मिनट लेता है इसका कंप्रेसर ऑन होने में। आम एसी जैसे ही ऑन करते हैं तो वो कूलिंग स्टार्ट कर देता है, ये 4-5 मिनट 6 मिनट लेता है स्टार्ट होने में। ये स्टार्ट हो गया, इसने कूलिंग शुरू कर दी। इसका सारा जो सिस्टम है ना वो मैनराइज्ड है, यानी कि आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो जो इसके कंप्रेसर ने चलना है या इसकी जितनी चीज़ों ने चलना है, इस इन्वर्टर ने इसको आप बिजली की कंजप्शन के हवाले से किस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका कंप्रेसर जो है ना, जब उसने देखना है कि रूम का टेम्परेचर जो हो गया वो उसके इक्विवेलेंट हो गया, तो इसने ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाना है। और जिस तरह टेम्परेचर रूम का हो रहा है, इसका अभी तो कंप्रेसर इसका फुल स्पीड पर चल रहा है, ठीक है। आस्ता आस्ता जैसा जैसा रूम का टेम्परेचर कम होता जाएगा तो उसका कंप्रेसर भी नीचे कम, यानी स्पीड कम होती जाएगी। उसी तरह इसकी बिजली की कंजप्शन भी कम होती जाएगी, जबकि उसने एक आम एसी ने उसी स्पीड पे कंप्रेसर ने चलते रहना है और जब तक वो उसने ट्रिप नहीं करना, उसने चलते उसी स्पीड पे चलते रहना, जिसकी वजह से उसका बिल जो है वो डबल के इक्विवेलेंट है आम एसी के, ये इन्वर्टर एसी के। इन्वर्टर एसी पे आजकल हायर कंपनी और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के आ रहे हैं जो आप सोलर पे भी चला सकते हो, ठीक है। वैसे तो सारे ही चल जाते हैं, लेकिन आप सोलर पे उन्होंने उसके साथ किट बना के एक प्रॉपर उसका वो कम्बिनेशन बना के आपको दिया हुआ है जो आप चला सकते हो सोलर पे, ठीक है। इसीलिए अच्छा, इसकी जो लाइफ होती है 10 ईयर्स की, तो जिस तरह ये लिखी हुई है वारंटी कंपनी दे रही है। इसकी कंप्रेसर की लाइफ भी अच्छी होती है, कूलिंग भी उससे
अच्छी होती है आम एसी से। और ये मतलब है कि हर लिहाज से जदीद दौर में नई से नई इन्वेंशंस हो रही हैं जैसे, तो ये भी उन्होंने मज़ीद मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि बिजली कम से कम पाकिस्तान जैसे शहरों में इसकी यूज़ हो। ठीक है, ये हर घर का आजकल ज़रूरत है, बच्चे तो ख़ास तौर पे इसके बगैर रह ही नहीं सक रहे। मैं हैरान है, बल्कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है आजकल के हालात में कि बच्चे जो हैं किस तरह, जिस तरह बिल बढ़ रहे हैं तो बच्चों को हम लोग इस तरह यूज़ टू कर रहे हैं। बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन बहरहाल अब दुनिया जिस तरफ चल रही है, क्या किसी को आप कह सकते हो, आपको उल्टा ही बात कोई सुनने को मिलेगी, तो इसीलिए। लेकिन आपको बताने का मकसद है कि ये आपने पीक आवर्स यानी 10-11 बजे के बाद चला लें और इसकी टाइमिंग सेट कर लें, यानी कि 26 पे आपने चलाना है। 26 और 16 का भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई लोग कहते हैं जी नहीं है, आप करके देख लें भाई, एक महीने 26 पे चला लें और एक महीने 16, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसी तरह इसको पीक आवर्स में आप कोशिश करें ना चलाएं, रात 10-11 बजे के बाद चलाएं और सुबह 8 बजे तक चलाएं, तो एक आपका नॉर्मल जो बिल आता है, जो लोग इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि बिल का कितना फ़र्क पड़ता है, यानी 8 से 10 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है अगर आप 26 पर चलाएँ और पीक आवर्स में ना चलाएँ, यानी रात 10-11 बजे के बाद और सुबह 8-9 बजे तक चलाएँ, तो बिल का आपका 10 से 11 हज़ार रुपये बचत हो सकती है। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ अब आप फ्रिज है, हर घर की ज़रूरत है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ये एक फ्रिज है, डॉलन्स कंपनी की है और मीडियम फ्रिज है। ठीक है, हाँ जी, मीडियम फ्रिज है। तो एक आम फ्रिज और इन्वर्टर फ्रिज में क्या फ़र्क होता है, ये मैं आपको समझाने की एक कोशिश करता हूँ। एक तो आम फ्रिज और ये क्या उसे बोलते हैं, आम फ्रिज और इन्वर्टर फ्रिज में सबसे बड़ा फ़र्क जो होता है वो ये होता है कि इसमें आप कंप्रेसर ना लगाओ, इन्होंने अंदर ही ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हुआ है, यानी कि आपको कंप्रेसर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह हर आम फ्रिज जैसे पहले होते थे, अभी भी लोगों के घरों में उनके साथ कंप्रेसर लगाते हैं, वो कंप्रेसर वो स्टेबलाइज़र लगाते हैं, तो वो इसके लिए स्टेबलाइज़र, इसके अंदर बिल्ट इन स्टेबलाइज़र आता है। ठीक है, इन्वर्टर जितने भी फ्रिज आ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा इसकी बिजली की जो कंजप्शन है, ये देखें ऊपर कंपनी ने लिखा हुआ 35% एनर्जी सेविंग। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि एक अगर आपका जो फ्रिज है पुराने वाला जिसके घर में है, वो 1 घंटे में या 2 घंटे में 1 यूनिट इस्तेमाल करता, तो ये 4 या 5 घंटे में 1 यूनिट इस्तेमाल करेगा। तो देख लें कितना फ़र्क पड़ता है, यानी कि अगर 24 घंटे फ्रिज चलती है, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप उस पर ना चले जाना है। 24 घंटे आपकी एक फ्रिज चलती है आम, तो वो यूनिट चलते हैं 6, तो ये 24 घंटे चलेगी तो यूनिट चलेंगे 3 या 3.5, तो आधा बिल सिर्फ इस एक फ्रिज चेंज करने से आधा फ़र्क पड़ गया। ठीक है, तो इसमें दूसरा, इसमें ये देखें जिस तरह उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि जितने भी इन्वर्टर आ रहे हैं, फ्रिज या फ्रीज़र्स, इनमें जो कैपेसिटी है फ्रीजिंग की, वो आम फ्रिज से जो पहले होते थे, जो सादे फ्रिज हैं, उनसे 30% ज़्यादा है। यानी कि एक कंपनी तो ये भी क्लेम कर रही है कि 24 घंटे बगैर लाइट के चलाएं तो अंदर कोई भी चीज़ फ्रीजिंग, अंदर कूलिंग वैसी ही रहेगी, यानी कि कूलिंग का लेवल कम नहीं होगा, बगैर लाइट के भी 24 घंटे चल सकता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे भाई, जिस भी ब्रांड का अच्छा लगे, तो फ़ौरन से पहले ये करें, ये भी आपका पर डे आधी से ज़्यादा बिजली कम कर देगा। तो ये वो चीज़ें हैं। एसी भी इन्वर्टर जो आम एसी से है वो 50 या 45% बिजली एक इन्वर्टर एसी कम लेता है आम एसी से, तो वो भी चेंज करें, ये भी चेंज करें। ये थोड़े से महंगे खर्चे हैं, लेकिन आपने इस्तेमाल करनी है तो फिर आप एक दफ़ा कोशिश करके कि यार ये एक दफ़ा पैसे जोड़ के ये दोनों चीज़ें फ़ौरन से पहले, क्योंकि आजकल अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो आप वैसे ही पीछे रह जाएंगे। तो ये जो आपको